फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्कूल ऑफ साइंस। मेरा नाम नितिन लूथरा है। मैं पिछले 21 सालों से क्लासेस 9th और 10th के लिए साइंस ले रहा हूं और 11th 12th जेई नीट के बच्चों को मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के एक नेक्स्ट टॉपिक का, जिसका नाम है पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स। लेकिन ये क्या होते हैं, इससे पहले हम ज़रा सा रिवाइंड करते हैं और अपने एक लेक्चर पे जाते हैं जहाँ पे हमने पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स पढ़ा था। अगर दो एटम्स एक जैसे होते हैं और उनके बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन लेट्स सपोज शेयर हो रहा है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है। दोनों बराबर ताकत से इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचते हैं। फाइनली ये होता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट कहीं पर भी नहीं होती, सेंटर में रहती है। लेकिन अगर दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट हो, तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर उनके बीच में शेयर हो रहा होता है, कोई एक उसको अपनी तरफ ज़्यादा खींचता है ड्यू टू ग्रेटर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और यहाँ पर वो एटम है क्लोरीन, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा शो करता है, इसीलिए बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा अपनी तरफ खींचता है। आई रिपीट, थोड़ा सा, फुली अपनी तरफ वो नहीं खींचता, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन के पास थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है। अब अगर हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास थोड़ा सा जाएगा, तो थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज क्लोरीन के ऊपर आएगा। इस वजह से जो क्लोरीन और H के बीच में बॉन्ड बनता है, वो पार्शियल नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस शो करने लग जाते हैं। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी क्लोरीन की तरफ जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर छोटा सा पार्शियल डेल्टा नेगेटिव चार्ज आता है, और हाइड्रोजन के ऊपर उतना ही बराबर बट ऑपोजिट इन साइन पार्शियल डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। हम कहते हैं कि इनके ऊपर टू पोल्स आ गए। इन टू पोल्स को हम कहते हैं डायपोल, और जब हम इस डायपोल को मैग्नीट्यूड में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम उसको कहते हैं डायपोल मोमेंट। हम इसको म्यू से लिखते हैं। जो वैल्यू कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, किसी भी एक के ऊपर कितना पार्शियल चार्ज आया है उसका मैग्नीट्यूड, साइन हमें नहीं चाहिए होता, मैग्नीट्यूड इनटू उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। और हम अगर रिप्रेजेंट करना हो इसको डायग्रामेटिकली, तो डायपोल मोमेंट को हम एक एरो के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ शिफ्ट की गई है। यहाँ पर HCl की तरफ वो शिफ्ट की गई है, और अगर हम इस HCl के मॉलिक्यूल के डायपोल मोमेंट की वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो हमें चार्ज और दोनों के बीच में डिस्टेंस का पता होना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डायपोल मोमेंट हमारे पास कोवैलेंट मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स या मॉलिक्यूल्स या बॉन्ड्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, पोलर कोवैलेंट बॉन्ड्स या कंपाउंड्स, एंड दूसरे होते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका नेट या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होता,
ओवरऑल डायपोल मोमेंट मॉलिक्यूल का ज़ीरो नहीं होता। और नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स वो होते हैं जिनका नेट या रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट कितना आता है, ज़ीरो आता है। आज की क्लास में हम सिर्फ ये वाले मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम नॉन पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। अगर आप रिकॉल करें तो हमने जब कोवैलेंट कंपाउंड्स पढ़े थे तो हमने उनको 3 टाइप में पढ़ाया था, सिंगल कोवैलेंट कंपाउंड्स, डबल कोवैलेंट कंपाउंड्स, डबल बॉन्ड कोवैलेंट, ठीक है ना, जिनके अंदर डबल बॉन्ड होता है, और ट्रिपल बॉन्ड। तो कोवैलेंट कंपाउंड सिंगल बॉन्ड के भी होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स डबल बॉन्ड के भी होते हैं, कोवैलेंट कंपाउंड्स ट्रिपल बॉन्ड के भी होते हैं। तो वो था ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट बॉन्ड्स। यहाँ पर जो हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड्स हैं उनको हमने ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट क्लासिफाई किया है। तो आइए देखते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स। बात करते हैं पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं। वो कोवैलेंट कंपाउंड्स जिनकी शेप की वजह से ओवरऑल डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आता। तो इसका मतलब है इन कंपाउंड्स के लिए जो नेट डायपोल मोमेंट है वो ज़ीरो नहीं आता। इनकी शेप ही ऐसी है कि मॉलिक्यूल का डायपोल मोमेंट जो है वो ज़ीरो नहीं आएगा। मैं कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ। पहले मैं उनका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँगा क्योंकि हम वेस्पर थ्योरी में उनके स्ट्रक्चर्स पढ़ चुके हैं, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे उनका डायपोल मोमेंट ज़ीरो नहीं आ रहा। सबसे पहला एग्जाम्पल हमने किसका लिया, HCl का, राइट। देन हम नेक्स्ट इसके अंदर एग्जाम्पल ले रहे हैं पानी का। राइट, नेक्स्ट हमने इसमें एग्जाम्पल लिया अमोनिया का। और ये आ गया हमारे पास नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड। तो चलिए बात करते हैं कि ये कंपाउंड्स नेचर में पोलर क्यों हैं। आउट ऑफ क्लोरीन एंड हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, क्लोरीन की। इसीलिए इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा छोटा सा, और H के ऊपर डेल्टा क्या आ जाएगा, चार्ज पॉजिटिव। तो डायपोल मोमेंट किसकी तरफ अलाइन हो गया, क्लोरीन की तरफ। और अगर हम इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू निकालें तो डायपोल मोमेंट के वैल्यू इसके लिए 1.07 dBi आती है, जो डायपोल मोमेंट का क्या होता है, यूनिट। हम बात करते हैं पानी की। इसमें हम लोन पेयर भी दिखाते हैं। ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर है, राइट। तो चलिए देखते हैं आउट ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन की। तो डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा। हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव। इसका मतलब है इसका डायपोल मोमेंट इस तरफ अलाइन कर गया। इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा नेगेटिव। H के ऊपर चार्ज क्या आ गया, डेल्टा पॉजिटिव। दोनों में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ गया, और इसका डायपोल मोमेंट ऑक्सीजन की तरफ अलाइन कर गया। मतलब दोनों डायपोल जो है वो ऐसे जा रहे हैं, और ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है लोन पेयर की वजह से, तो इनका भी डायपोल मोमेंट कंसिडर किया जाएगा। तो नेट डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ आता है, और पानी का ओवरऑल डायपोल मोमेंट आता है 1.84 dBi, जो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। इस रीज़न की वजह से पानी की बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिसाइड होती हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल सब्सटेंसेस पानी में डिसॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ डायपोल मोमेंट। पानी का बहुत ज़्यादा है, राइट। बात करते हैं NH3 की। आउट ऑफ
नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? नाइट्रोजन की। तो इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ गया, तो हाइड्रोजन पे डेल्टा चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, और इन दोनों का डायपोल मोमेंट इस डायरेक्शन में आ गया। इसके ऊपर भी चार्ज आ जाएगा डेल्टा पॉजिटिव, इनका डायपोल मोमेंट भी नाइट्रोजन की तरफ है। इसके ऊपर भी चार्ज आ गया डेल्टा पॉजिटिव, इसका डायपोल मोमेंट भी नाइट्रोजन की तरफ आ रहा है। तो तीन तरफ से हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, मैंने 3 टाइम्स ऑफ डेल्टा नेगेटिव लिख दिया। नाउ लोन पेयर भी आ रहा है, तो नेट डायपोल मोमेंट इसका अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, और इसकी वैल्यू जो है वो कितनी आती है? 1.48 डी बाय। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूं कि ये स्ट्रक्चर कैसे आता है। ये देखिए, हमारे पास पिरामिडल शेप है अमोनिया की। तो ये है 3 बॉन्ड्स अमोनिया के अंदर, ये नाइट्रोजन होता है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है, इस हाइड्रोजन का भी डायपोल मोमेंट इधर जा रहा है। तीनों का डायपोल मोमेंट ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर एक लोन पेयर भी है। तो नेट डायपोल मोमेंट सारा का सारा कहाँ चला जाता है? ऊपर की डायरेक्शन में, एक ही गिवन डायरेक्शन में जा रहा है। इसलिए इसके डायपोल की मूवमेंट की वैल्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है, 1.48 डी बाय। राइट, आई होप आपको समझ में आया ये पार्ट। तो इसके डायपोल मोमेंट के साथ अब हम कंपेयर करेंगे NF3 के डायपोल मोमेंट की। आउट ऑफ नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? फ्लोरीन की। तो हमने इस पे चार्ज क्या लिखा? डेल्टा नेगेटिव। तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आ जाएगा? डेल्टा पॉजिटिव। इसका डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है? फ्लोरीन की तरफ। इसके ऊपर भी चार्ज कितना आ गया? डेल्टा नेगेटिव। डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है? फ्लोरीन की तरफ, डेल्टा नेगेटिव। डायपोल मोमेंट कहाँ जा रहा है? फ्लोरीन की तरफ। इन तीनों का जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होता है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है। कैसे? ज़रा समझने की कोशिश कीजिए। इसकी भी शेप पिरामिडल है, ये है फ्लोरीन, ये है नाइट्रोजन। डायपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है, डायपोल मोमेंट यहाँ जा रहा है, डायपोल मोमेंट नीचे जा रहा है। तो 3 वेक्टर्स का, जिसको हम कहते हैं, उसका नेट डायरेक्शन जो है वो कहाँ पे आ जाती है? वो इधर आ जाती है। तो मैं अगर आपको बताऊं, इन तीनों का जो नेट डायपोल मोमेंट है वो नीचे की डायरेक्शन में आ जाता है, जो ज़्यादा बड़ी वैल्यू है। लेकिन NF3 में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर भी है। लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर भी आती है, लेकिन वो मैग्नीट्यूड छोटा होता है कंपेयर टू जो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आया है। दिस मैग्नीट्यूड ऑफ नेट डायपोल मोमेंट इज मोर, पर इसका जो लोन पेयर की वजह से होता है वो छोटा होता है। तो अगर ये छोटा है, ऊपर की तरफ है, ये मैग्नीट्यूड ज़्यादा बड़ा है, नीचे की तरफ है, तो ये ऊपर वाला पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाता है। तो इन तीनों का रिजल्टेंट बड़ी वैल्यू नीचे की तरफ आ गई। इस लोन पेयर की वजह से डायपोल मोमेंट छोटा सा ऊपर की तरफ आ गया। ये दोनों ऑपोजिट हैं डायरेक्शन में, पर इक्वल नहीं है। इस वजह से इतना पोर्शन डायपोल का कैंसल आउट हो जाता है, तो नेट जो वैल्यू आती है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आती है, और NF3 के लिए ये वैल्यू 0.24 डिबाय होती है। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया कि अमोनिया का डायपोल मोमेंट, ये NCERT का क्वेश्चन भी है, अमोनिया का डायपोल मोमेंट और NF3 का डायपोल मोमेंट में किसका डायपोल मोमेंट ज़्यादा है और क्यों है? डायपोल मोमेंट अमोनिया का ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि 3 NH बॉन्ड्स
प्लस एक लोन पेयर, ये चारों एक ही डायरेक्शन में अलाइन करते हैं। सबकी डायरेक्शन जो है वो एक ही है, ऊपर की तरफ, इसलिए अमोनिया का डायपोल मोमेंट जो है वो क्या है, ज्यादा है। लेकिन NF3 के केस के अंदर 3 NF बॉन्ड है जो डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में है, प्लस एक लोन पेयर है जो अपवर्ड डायरेक्शन में है। मैग्नीट्यूड इस लोन पेयर वाले का कम है, इसलिए ये इसमें से ओवरऑल कैंसल हो जाता है, तो नेट डायपोल मोमेंट नीचे की तरफ आता है, जो वैल्यू क्या आती है, छोटी आती है। राइट क्लास? तो आई होप आपको पोलर कोवैलेंट कंपाउंड्स समझ में आए ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मोमेंट। जो 4 मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट थे वो मैंने आपको बोर्ड पे करा दिए, एक्सप्लेन करा दिए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया, और अगर समझ में आया तो प्लीज़ इस लेक्चर को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और उनको भी कहिए कि वो चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें। अगर आपने नहीं किया आप भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं बहुत सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय फ्रॉम स्कूल ऑफ साइंस।